नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा जिसे विपक्ष ने जोरों शोरों से उठाया था और विपक्ष अब क्रेडिट की होड़ में भी दिख रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि केंद्र ने हमारे मॉडल को अपनाया है। जातिगत जनगणना को लेकर के वो एक बात मुखर होकर बोल रहे हैं और जातिगत जनगणना जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई है, उसको लेकर के अब क्रेडिट लेने की होड़ में पहुंच गए हैं। 21वीं सदी में भारत चांद पर पहुंच गया। विज्ञान में से एक बढ़कर कीर्तिमान रचे गए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दुनिया में आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है भारत। लगातार आत्मनिर्भर बनता जा रहा है भारत। आजादी के बाद भारत ने बदलाव के कई दौर देखे। बहुत कुछ बदला भी, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है जाति। हरिशंकर परसाई ने कहा है कि देश से जाति है कि जाति ही नहीं। विपक्ष की बरसों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ मोदी सरकार में साझीदार नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश में बीएसपी हो या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। संसद में राहुल गांधी की ओर से लगातार जातिगत जनगणना की मांग की जा रही थी। अखिलेश यादव ने भी इसी मुद्दे को लेकर सवाल उठाए थे। उसके बाद अप्रैल में मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया। आजादी के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी गई। इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। देश में 2 चरणों में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। 1 अक्टूबर 2026 से पहले चरण की जनगणना होगी। शुरुआती चरण में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना होगी। उसके बाद 1 मार्च 2027 से बाकी राज्यों में दूसरे चरण की जनगणना का प्रावधान किया गया है। 16वीं जनगणना इस बार कई मायनों में खास होगी। इसमें डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल होगा और लोगों को खुद से जानकारी भरने का विकल्प मिलेगा। जनगणना 2 चरणों में होगी, जिसमें हाउस लिस्टिंग और जनसंख्या गणना शामिल है। डेटा सुरक्षा के सख्त उपायों का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि इसका बिहार और यूपी जैसे राज्यों में क्या असर पड़ता है। बहरहाल अभी जो सवाल सबके जहन में गूंज रहा है, जनगणना की अधिसूचना जारी कैसी है सरकार की तैयारी, यानी अधिसूचना जारी कैसी है सरकार की तैयारी। जातिगत जनगणना का दाव किसको नफा, किसको होगा सियासी नुकसान, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। चलिए, 1 अक्टूबर 2026 से 16वीं जनगणना होगी। पहली बार देश में जातिगत जनगणना होगी। 34 लाख कर्मचारी और सुपरवाइजर इसमें शामिल होंगे। 1,01,03,000 जनगणना के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। आधुनिक मोबाइल और डिजिटल तकनीक का उपयोग होगा। 1 अक्टूबर 2026 से पहले फेज की जनगणना होगी। पहले फेज में 4 राज्यों में जातिगत जनगणना होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पहले फेज में की जनगणना होगी। 1 मार्च 2027 से दूसरे फेज की जनगणना होगी। दूसरे चरण में देश के बाकी बचे राज्यों में जाति आधारित जनगणना होगी। और इसको लेकर के सरकार ने जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति आधारित जनगणना पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरुआत है। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं का विवरण होगा। दूसरे चरण पे आते हैं। दूसरे चरण में क्या होगा? 1 मार्च 2027 से शुरुआत होगी।
हर व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति और अन्य विवरण उसमें शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। जातिगत जनगणना की मांग जोरों पर हो रही है। 80 के दशक में जाति आधारित पार्टियों का उभार हुआ। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर अभियान चले। कांशीराम ने जनसंख्या को लेकर बात कही थी। कांशीराम ने जातियों की संख्या पर भी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि जातियों के संख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। साल 1979 में ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर एक मंडल कमीशन का गठन किया गया। 1990 में मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की। 2010 में क्षेत्रीय पार्टियों का केंद्र पर जातिगत जनगणना का दबाव देखने को मिला। 2011 में केंद्र का सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का फैसला सामने आया। 4,389 करोड़ के बजट से 2013 में एसईसीसी जनगणना पूरी हुई, लेकिन जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। 30 अप्रैल 2025 को केंद्र ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया। ये तमाम बातें हम ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर 1 अक्टूबर से देश में 16वीं जनगणना पहली बार देश में होगी। जातिगत जनगणना 34 लाख गणक और सुपरवाइजर इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि 1,03,000 जनगणना पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। मोबाइल और डिजिटल तकनीक का उपयोग होगा। 1 अक्टूबर 2026 से पहले फेज की जनगणना होगी। पहले फेज में 4 राज्यों में जातिगत जनगणना होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पहले फेज की जनगणना होगी। 1 मार्च 2027 से दूसरे फेज की जनगणना होगी। दूसरे चरण में पूरे देश के बाकी बचे राज्यों की जनगणना शुरू हो जाएगी। 2026 में या 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और 27 के बाद ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों की तैयारी शुरू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कब कब जातिगत जनगणना की मांग रखी है, ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। 16 अप्रैल 2023 कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की और आरक्षण की 50% सीमा हटाने की बात कही। उन्होंने केंद्र सरकार में ओबीसी, दलित और आदिवासियों की कम भागीदारी का मुद्दा भी उठाया। 25 सितंबर 2023 छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन मोदी सरकार इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रही। उन्होंने जातिगत जनगणना को भारत का एक्सरे बताया। उसके बाद 30 सितंबर 2023 मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक जनसभा में राहुल गांधी ने वादा किया कि यदि इस कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई तो देश में जातिगत आधारित जनगणना कराई जाएगी। उसके बाद 9 अक्टूबर 2023 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस राज्यों और केंद्र में जातिगत जनगणना करवाएगी। उन्होंने यह भी पूछा कि मीडिया में ओबीसी, दलित और आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा मेरे साथ एक जाने माना गेस्ट पैनल राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हिमांशी गुलाटी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ राहुल लाल राजनीतिक विशेषज्ञ दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिमांशी जी, मैं आपके पास आऊंगा। जातिगत जनगणना अभी 4 राज्यों में हो रही है, लेकिन क्रेडिट की होड़ यहां देखने को मिल रही है। राहुल गांधी इसका क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि ये बात खुद केंद्र सरकार पहले से कहती आ रही थी, बस सही समय का इंतजार था। हिमांशी जी। जी, वापस हम रुक करेंगे। तो ये आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जातिगत जनगणना की मांग जो है वो उठ रही है।
राहुल लाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। राहुल जी, जिस तरीके से अब केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने जातिगत जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अब विपक्ष जो है इस होड़ में है, क्रेडिट लेने की होड़ में। विपक्ष कह रहा है कि ये तो हमारी अब बात जो है वो केंद्र ने मान ली है और एक मॉडल पेश जो है वो अब केंद्र करेगी कांग्रेस की नीति के तहत। सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई की स्थिति अगर हम लोग देखें तो इस वर्ष 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री की तरफ से सीधे सीधे मंत्री कैबिनेट की बैठक होती है और उस दिन निर्णय लिया जाता है जातिगत जनगणना को। और गौरव जी, सबों को पता है कि 22 अप्रैल को पहलगांव का आतंकवादी घटनाक्रम घटा था और उसी बीच में 30 अप्रैल को यह एक निर्णय आ जाता है कि कैबिनेट के सीधे सीधे निर्णय आते हैं। तो देखिए, आखिरी जातिगत जनगणना कब हुआ था? आखिरी जातिगत जनगणना 1931 तो राहुल गांधी 2011 का क्या जिक्र करते हैं कि 2011 में जो जनगणना हुई इसके आंकड़े सार्वजनिक करें? देखिए, 2011 में भी सामाजिक आर्थिक जो है एक तरह से उसकी जनगणना उसमें भी की गई थी, जैसा आपने भूमिका में बताया, लेकिन वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। वो देखिए 2014 में सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनती है और आपने बिल्कुल सही बताया कि जो 2013 के जो सामाजिक आर्थिक आंकड़े थे वो नहीं आए हैं। तो एक चीज देखिए, मैं इस पूरे प्रकरण के राजनीतिक पहलू से जाने के पहले एक इसके संवैधानिक पहलू पे जाना बड़ा आवश्यक है। गौरव जी, देश में आरक्षण लागू है। पहले हम लोग को पता है कि SC/ST का आरक्षण जो है कि पहले से लागू था। फिर 1990 में जो है कि वो मंडल आयोग की सिफारिश है और इंदिरा साहनी केस 1992 उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्ट व्यवस्था दी और ओबीसी आरक्षण का रास्ता खाली हुआ। 50% का आरक्षण का एक कैप भी जो है कि वो घोषित होता है गौरव जी वहां पे। अब अगर राहुल गांधी की बात को आप ध्यान दें तो वो दो बातें जोड़ के कहता है लगातार। एक तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वो लगातार कहते हुए आए हैं ये चीज को लेके। और अगर केंद्र सरकार के बयान को देखें तो 2018 तक, यानी भारतीय जनता पार्टी के विचार को अगर आप देखें गौरव जी, तो 2018 तक भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो जातिगत जनगणना के पक्ष में केंद्र सरकार की तरफ से तमाम बयान भी आते हैं 2018 तक। लेकिन अचानक से अगर हम लोग देखें 21 में आके एक स्थिति फैक्ट के मामले पे अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट में खलफनामा दाखिल किया जाता है। उसमें सरकार कहती है कि अभी जातिगत जनगणना के लिए कोई वस्तु स्थिति तैयार नहीं है। और 28 अप्रैल 2024, देखिए 30 अप्रैल 2025 में तो केंद्र सरकार कैबिनेट जो की घोषणा ही कर देती है इसकी। लेकिन अगर उससे एक साल पहले जाए तो प्रधानमंत्री जी जातिगत जनगणना करने वालों को अर्बन नक्सल की उपाधि भी देते हैं। तो राजनीति में अलग अलग दाव पे चले जाते हैं और उस दाव पे इसके बाद अंततः देखिए 1931 वाला जो आंकड़ा है वही हम लोगों के पास है गौरव जी। उस 1931 के आंकड़े के बाद अगर 2011 के आंकड़े तो है नहीं, और इस बड़े पैमाने पे जातिगत जनगणना का जो अभी जिस तरह से घोषणा हुई है और जो इसके जो आंकड़े जिस तरह से निकल के आएंगे, हमें लगता है कि 2011 के आंकड़े उस रूप में नहीं है, यानी ये आंकड़े काफी विस्तृत रूप में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि भी हुई है, जनसंख्या भी बढ़ी है। जातिगत आंकड़ों का ये मैं आपसे समझना चाहता हूं, जातिगत जनगणना की मांग आखिर क्यों देश में बढ़ रही? क्या आरक्षण को लेकर के कोई बड़ा फैसला आने वाले वक्त में लिया जा सकता है? क्या महज आरक्षण को दृष्टिकोण रखते हुए ही यह फैसला लिया गया है? गौरव जी, बड़ा गंभीर सवाल है और इसके ऊपर हम सबों का ध्यानाकर्षण होना चाहिए कि आखिर जातिगत जनगणना ऐसा कौन सा मामला है जो कि लगातार बार बार उठ के उभर के आ जाता है, कभी सत्ता पक्ष की तरफ से कभी विपक्ष की तरफ से। देखिए, हम लोग बार बार मैं कह रहा हूं कि आरक्षण है। आप देखेंगे कि लगातार आरोप ये लगते हैं कि कई बार की कई प्रमुख जातियां ही हैं, जैसे एसटी के अंतर्गत कुछ जातियों के ऊपर आरोप लगते हैं कि वही है जो कि पूरे देश भर में एसटी के आरक्षण का प्रयोग कर जाती है। ओबीसी के भीतर कुछ हम लोग कहते हैं वर्चस्वशाली कुछ जातियां जो ओबीसी के छोटे छोटे समूह है उनका भी जो है कि वो आरक्षण का लाभ ले लेती है। तो इन मामलों को लेकर अगर आरक्षण के संपूर्ण व्यवस्था का फिर से पुनर्विचार होना है कि किन जातियों को बहुत ज्यादा मिला है आजादी के 75 वर्षों में, किनको नहीं मिला है, आपको ये आंकड़े रखने पड़ेंगे। ये देखिए, आरक्षण और जातिगत जनगणना आपस में परस्पर विरोधाभासी नहीं है, परस्पर पूरक हैं। अगर कोई व्यक्ति आरक्षण का समर्थन करता है तो उसे जातिगत जनगणना का भी समर्थन करना ही पड़ेगा। देखिए राहुल जी, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, मेरी जानकारी के मुताबिक शोषित और वंचितों को आर्थिक दृष्टिकोण से आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब जातिगत जनगणना निकल कर आएगी तो जो समाज सबसे ज्यादा आगे होगा, इसमें सिर्फ जातिगत जनगणना नहीं है, आपने ध्यान दिया हो नोटिफिकेशन में यह भी लिखा है उनके पारिवारिक स्थिति का भी आकलन इसमें होगा।
तो पारिवारिक स्थिति किस आधार पर नापी जाएगी? उनके पास कितनी जमीन है, उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, उनकी जो आय का स्रोत क्या है, आय कितनी है? अब उसके आधार पर क्या अगली मांग ये उठ सकती है कि आरक्षण आय के आधार पर और जो जरूरतमंद है सिर्फ उनको दिया जाए? देखिए गौरव जी, मांग तो वो लगातार अभी भी वर्तमान में भी उठ रहा है कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण का आधार केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन देखिए, जो देश हमारा चलता है वो संविधान से चलता है। बिल्कुल। और संविधान निर्माताओं ने जो आरक्षण का प्रावधान दिया वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, तो वो एक तरह से ऑटोमेटिक उसमें जातिगत आधार उसमें वही लेकिन अब अमेंडमेंट भी हुआ है ना कुछ? नहीं गौरव जी, अमेंडमेंट हुआ है आर्थिक आधार पर। आप देखिए कि सरकार ने जो सवर्ण जातियों के लिए जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया, बिल्कुल, वो पहली बार आर्थिक आधार पर दिया गया है। बिल्कुल, ये एक परिवर्तन की स्थिति है। लेकिन क्या कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था तंत्र ये हिम्मत करेगा कि वो जातिगत आरक्षण के विरुद्ध जाके देख सके? राहुल जी, उसका कारण यह है ना, क्योंकि जातियों के आधार पर ही बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अब आप टिकट बंटवारे में देख लीजिएगा, 101, 102 पर जो जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ है, लगभग अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसा हो रहा है। उसमें देखिएगा, जिस क्षेत्र में जिस जाति की ज्यादा वोट होंगी उसी जाति के व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। गौरव जी, मैं आप ही के बात को आगे बढ़ा रहा हूं, सहमत हूं मैं आपके बात से कि देखिए, जाति एक ऐसी चीज है कि सार्वजनिक जीवन में हम लोग जितनी भी आलोचना कर दें, लेकिन राजनीतिक दलों के जब टिकट बढ़ते हैं तो बढ़ते इसी आधार पर कि वहां पे वो 1931 के उसी आंकड़े को लेकर बैठे हुए होते हैं। उस विधानसभा में ब्राह्मणों की कितनी वोट प्रतिशत, राजपूतों की कितनी, वहां पे यादव कितने, वहां पे दूसरे जाति कितने, कुशवाहा कितने, कुर्मी कितने, यही एक वास्तविकता वाली स्थिति। और बिल्कुल, बिहार में तो वो दृश्य हम लोग देखेंगे अभी बिहार के चुनाव में। लेकिन राहुल जी, बिहार में जाति की जनगणना नहीं हो रही है। बिहार में तो देखिए, आपको याद है कि बिहार में जातिगत जनगणना हो भी गया, उसके आधार पर आरक्षण बढ़ा भी दिया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल भी कर दिया। बिल्कुल। तो बिहार में तो सारा घटनाक्रम घट के नहीं कहते हैं कि पुनर्मुस्को भवा वाली स्थिति पे। और जब इसको लेकर के नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो तो आरजेडी के साथ में था, अब ये नहीं, मतलब गोल-मोल जवाब दे देते हैं। लेकिन आंकड़े उनके पास पहुंच गए हैं, उनको पता है कि किस क्षेत्र में किस जाति के आधार पर टिकट देना है। ना बिल्कुल, देखिए वो तो आंकड़े निकल ही आए और उस आंकड़ों का प्रयोग सभी राजनीतिक दल करेंगे। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था कि केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण की तरफ देश अभी नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो राजनीतिक दलों की जो मजबूरी की तरफ, वो मजबूरी देखिए, हम लोग अभी उत्तर भारतीय राज्यों की चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय राजनीति में भी आप जाइए, वहां पे जातियों का वर्चस्व वहां पे भी उसी रूप में है। चाहे आप कर्नाटक के राजनीति में जाइए, तमिलनाडु के राजनीति में जाइए, केरल जो कि अपने इतना ज्यादा जो है कि वहां पे साक्षरता दर है, साक्षरता 99% साक्षरता है, 99% साक्षरता दर है। लेकिन देखिए, जब टिकट वितरण हो रहा है तो केरल में भी जातिगत जो है समूहों को ध्यान में रखा जा रहा है। यही तो कारण है राहुल गांधी जीत आते हैं वायनाड से, कांग्रेस वायनाड से जीत आते हैं। गौरव जी देखिए, मैं यही चीज कह रहा हूं कि यह एक वास्तविकता की स्थिति है। और इसको आप सोच के देखें, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको हार निर्णय के लिए माना जाता है, आखिर वो क्यों बाध्य हुए हैं कि बिहार चुनाव से पहले आप सोचिए कि आज पूरा का पूरा जो एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, आप देख सकते हैं कि इसमें बिहार को भी साधा जा रहा है, इसमें पश्चिम बंगाल को भी साधा जा रहा है, 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है उससे भी साधा जा रहा है। तो ये हर पार्टियां जो अपनी रणनीति बनाती है वो उसी रूप में बनाती है। बिल्कुल, तो राहुल जी कह सकते हैं एक तीर कई निशाने, एक तीर से कई निशाने बिल्कुल लगाए जाएंगे। लेकिन अभी जो देखिए, विपक्ष जिस मामले को गंभीरता से उठाएगा, गौरव जी आप याद करके रख लीजिए अपने इस कार्यक्रम में, विपक्ष की तरफ से 50% का जो बैरियर है, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में 2 अनुच्छेदों को जोड़ा गया था गौरव जी कि हम लोग भी जानते हैं कि लगातार चर्चा करते हैं कि आरक्षण से कहीं मेधा क्षमता को, मेरिटोरियस विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो जाए, ये लगातार ये चिंता उठती है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी यह मामला था और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 कहता है कि आरक्षण भी मिलनी चाहिए और आरक्षण इतनी भी नहीं मिलनी चाहिए कि उससे मेधा क्षमता प्रभावित हो। तो इसलिए अनुच्छेद 335 और अनुच्छेद 16(4) दोनों को जोड़ के उन्होंने निर्णय लिया था कि 50% का कैप लगा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल, और वो सुप्रीम कोर्ट का 13 सदस्यीय संविधान पीठ था गौरव जी। अब राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हमें यानी कि जो नए आंकड़े आएंगे, और नए आंकड़े आएंगे तो हम लोगों को स्पष्ट पता है कि जो 50% का भी आरक्षण का जो मामला चल रहा है वो कैप को बढ़ाना पड़ेगा। चाहे वो बिहार के मामले में भी हम लोगों ने देखा तो उस कैप को बढ़ाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया था। तो अब दूसरा मांग यह हुआ कि क्या 50% के उस आरक्षण बैरियर को कोई संवैधानिक संशोधन करके उसको सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को बदला जाएगा, ये दबाव या ये एक राजनीति का नया मुद्दा बनेगा। ये इन्हीं सब आसपास में
अगले 2-3 सालों की राजनीति जो है गौरव जी, इन्हीं के चक्कों के आसपास घूमता हुआ हम लोग देखेंगे भारतीय राजनीति को। बिल्कुल। देखिए 2027 के बाद आगे के राज्यों की जातिगत जनगणना को लेकर के नोटिफिकेशन जारी होगा। फिलहाल 4 राज्यों को हो रहा है। एक और पड़ाव है आगे जो इसको मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। अब वन नेशन वन इलेक्शन को अगर देखा जाए तो मैं कहता हूं एशिया की, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे बड़ा राजनीतिक दल अगर कोई है एशिया का तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी विपक्ष अपनी बात रखेगा, उसमें जातिगत जनगणना कितनी फायदेमंद साबित रहेगी? गौरव जी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात भारतीय जनता पार्टी पुरजोर ढंग से उठाती है और वर्तमान केंद्र सरकार भी उठा रही है बड़ी गंभीरता के साथ, लेकिन मैं बड़ी तथ्य के साथ मैं कह दूं कि ये देखिए, अभी हम लोगों को आपको पिछले साल ध्यान में होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि 30 सितंबर तक होना है। तो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर के कराए जा सकते थे, बिल्कुल, लेकिन नहीं कराए गए। चलिए इसमें लोग तर्क देंगे कि जम्मू कश्मीर की वस्तुस्थिति तो अलग है, लेकिन आप देखें महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, ये कुछ राज्यों के चुनाव भी एक साथ हो सकते थे। पिछले वर्ष में दिल्ली विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते थे, नहीं कराया गया। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या भारत में वास्तव में कोई पार्टी गंभीर है? मुझे नहीं लग रहा कि जो मैं अभी तक कृत्य देख पा रहा हूं तमाम राजनीतिक दलों के और भारतीय जनता पार्टी का भी, उसमें जरूर वो स्लोगन के रूप में हमें गंभीरता जरूर नजर आ रही है, लेकिन वास्तविकता में वो गंभीरता हमें दिखाई नहीं दे रही। नहीं तो देखिए, इसके लिए कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं थी। इन 4 राज्यों के चुनाव, दिल्ली विधानसभा के चुनाव, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, ये चारों चुनाव एक साथ कराए जा सकते थे और एक मॉडल, एक नजीर स्थापित किया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो इसलिए देखिए, राजनीति में हमेशा 2 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। राजनीति में कुछ नारे और स्लोगन दिए जाते हैं, आदर्शवादी स्थिति एक अलग बनाई जाती है। तो आप राहुल जी आपका संकेत तो सीधा सीधा है, जो पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है वो उसकी नजीर पेश नहीं कर पाई, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आप सोचे ना कि जम्मू कश्मीर के मामले को मैंने कहा कि अपवाद ही मान लें, वहां सुरक्षा की एक अलग अलग तो फिर हो सकती। तो क्या 2030 के बाद भारत में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा? क्या अमेरिका की तर्ज पर भारत में कुछ ऐसा हो सकता है? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, मैं नहीं कहना चाहता। देखिए, अमेरिका के तर्ज पे जो लगातार एक जो आप जिधर इशारा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है, बिल्कुल, अमेरिका में जो है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और लगातार ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम की तरफ से आते रहता है। लेकिन उसमें भी देखिए, एक संवैधानिक पहलू की तरफ मैं खाली इशारा कर दूं जी। गौरव जी, आपको याद होगा कि 1973 केशवानंद भारती के, जिसने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था कि संसद संविधान के किस हद तक संशोधन कर सकती है, संविधान संशोधन की उनकी क्षमता क्या है उसकी, संसद की जी, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते गौरव जी, और बेसिक स्ट्रक्चर में भारत के संसदीय प्रणाली को भी उसी में घोषित कर दिया गया था जी। तो अब इसके ऊपर किस प्रकार से इन चीजों को लागू किया जाएगा? देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें यह एक कानूनी अड़चन की स्थिति है कि केशवानंद भारती केस को आपको कैसे पलटना है, आप कैसे पलट सकेंगे उसे? बेसिक स्ट्रक्चर पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पहले बिल्कुल सर, बहुत सार्थक चर्चा रही। हमने आपसे जातिगत जनगणना से लेकर आरक्षण के मुद्दे से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन और आने वाले तमाम पहलू जो जातिगत जनगणना को टच करते हैं, उन सभी पर हमने आपसे विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पर चर्चा की। बहुत एक फ्रूटफुल चर्चा आपके साथ हुई। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया को अपना बेशकीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत आभार। चलिए, अब आपको तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर वो सुनवा देते हैं। भाजपा के लोगों का मंशा है ही नहीं, कब कराएगा नहीं कराएगा, अब तक सेंसस नहीं करा पाई है, इसी के डर से। इन लोगों के मन में थोड़ी था। कई बार पार्लियामेंट में भाजपा के मंत्री ने कहा, बिना प्रधानमंत्री की सहमति के थोड़ी कहा होगा। ये तो विपक्ष के दबाव में, हम लोगों के दबाव में ये हुआ है। अब बिहार का आने वाला चुनाव है तो उसको देखने के लिए 27 में करेंगे, 28 में करेंगे, क्या मतलब है 27-28 में? क्यों कोई शुभ मुहूर्त देखें क्या? काम करना है तो कीजिए। भाजपा के लोगों का मंशा है ही नहीं, कब कराएगा नहीं कराएगा, अब तक सेंसस नहीं करा पाई है, इसी के डर से। इन लोगों के मन में थोड़ी था। कई बार पार्लियामेंट में भाजपा के मंत्री ने कहा, बिना प्रधानमंत्री की सहमति के थोड़ी कहा होगा। ये तो विपक्ष के दबाव में, हम लोगों के दबाव में ये हुआ।
सामाजिक न्याय की। जीतू ने कहा, जाति जनगणना के बारे में बोला। पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में मैंने देश से वायदा किया था कि कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी।